गुड मॉर्निंग, वेलकम टू देवत गेट इजी। आज हम बात करने वाले हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर की। ठीक है कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे इसको वेक्टर से किसी वेक्टर से आइगन वेक्टर को रिलेट किया जाता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे कैसे पॉइंट्स हैं जिनको नोट कर लेने से आपके क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जल्दी मिल सकें। और रही बात गेट 2021 एस्पायरेंट्स की जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है यार कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं रिज़ल्ट तो वो कुर्बानी मांगता है। रिज़ल्ट कुर्बानी इन द सेंस कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स आपको स्टडी पर डे करनी पड़ती है, तब जाके आपका रिज़ल्ट कन्वर्ट होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रिज़ल्ट 1 साल में कन्वर्ट होता है, 2 साल में होता है, बहुत से लोग 5-6 साल लग जाता है। अगर आपका विज़न क्लियर है, आपका लक्ष्य दिख रहा है कि हाँ भाई मुझे यही चाहिए। कलाम साहब का एक स्टेटमेंट था कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद दिखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और ये समझ लो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो भाई दिल से तैयारी करो, अगर नहीं करना तो मत करो। कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत से और अदर काम है वो कर लो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि गेट ही करना है। लेकिन अगर गेट की ही तैयारी करनी है तो गेट की ही तैयारी करो यार। पढ़ाई करनी है तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। तो वो सारी चीज़ें आपके मोटिवेशन, आपके डेडिकेशन, आपकी मेहनत के ऊपर है। देखो जैसे जैसे आप मेहनत करते हैं वैसे वैसे रिजल्ट अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। शुरुआत में कितने ऐसे बच्चे हैं, 50 या 70% बच्चे यहीं से क्विट कर जाते हैं कि वो 1-2 महीने तैयारी करते हैं, उन्हें लगता है यार हमसे नहीं हो पाएगा। यार कैसे नहीं हो पाएगा? मैं ऐसा इंसान था जिसे क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस नहीं पता था, लेकिन बस ये था कि मुझे करना है। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अगर आप दिल से चाहेंगे तो वो चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा लेट मिलती हैं, ये हो सकता है। ठीक है, तो आप लगे रहिए मोटिवेशन के साथ। और आज हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज़ और आइगन मैट्रिक्स की, सॉरी आइगन वेक्टर की। ठीक है, ये सारी चीज़ें लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत आती हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि रैंक कैसे निकालते हैं, वो भी वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, एक दूसरे से ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर लेट हो जाएगा। और अभी पूरा समय बचा हुआ है, बिलीव करो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि अभी पूरा समय बचा हुआ है। अगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो अभी से लग जाइए और रिजल्ट आराम से वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस क्या है, आपको 8 से 9 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो करने की कोशिश कीजिए, आप कर ले जाएंगे। कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं होता। हम 1 घंटे 2 घंटे नहीं पढ़ पाते थे, आज 15 से 16 घंटे पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं, धीरे धीरे, इकट्ठा नहीं हो पाएगा। क्लियर है? देखो अब हम पढ़ने वाले हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर समझने से पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेना आवश्यक है कि जो रैंक होती थी वो रैंक हम स्क्वायर और नॉन स्क्वायर दोनों मैट्रिक्स की निकाल सकते थे, लेकिन आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकाल सकते हैं। ध्यान से समझना, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो आइगन वैल्यूज़ हैं और जो आइगन वेक्टर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं निकलता। और आपको पता है कि डिफरेंस क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में। रैंक का चैप्टर जो था वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। उसमें हमने सारी डिस्कशन किए हुए हैं। अब हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज़ की। आइगन वैल्यूज आती कहाँ से हैं भाई? एक मैट्रिक्स हमने मान लिया n इंटू एन ऑर्डर का, चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n इंटू एन ऑर्डर का होगा। लेट अ मैट्रिक्स ऑफ n इंटू एन ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद एक हमने स्केलर मान लिया लैम्डा। आप जानते हैं वेक्टर क्या होता है? कोई एक वेक्टर ले लो, x वेक्टर ले लो। ये x वेक्टर जो होगा ये r की पावर n का वेक्टर होगा।
अब ये r की पावर n क्या है, ये x डायरेक्शन थी, ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि अगर मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, एक वेक्टर x वेक्टर, ये क्या है ai वेक्टर, एक x2 वेक्टर है, ये क्या है ai प्लस bj, एक x3 वेक्टर है, ये क्या है ai प्लस bj प्लस ck। जब भी हम 1D की बात करते हैं, 1 डायमेंशन की, तो हम क्या लेते हैं R1 लिखते हैं। जब हम 2D की बात करते हैं I और J की, ये I और ये J, जब 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इसको R स्क्वायर। और जब 3D की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, R क्यूब। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, मतलब कि अगर मुझे जनरलाइज्ड वेक्टर लेना हो तो हम क्या बोलेंगे Rn, मतलब कि n डायमेंशन की। अब उस n डायमेंशन में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, ये जो R स्क्वायर है एक कोलिनियर वेक्टर हो सकता है, ये कोलिनियर वेक्टर हो सकता है। ये जो R क्यूब है ये कोप्लेनर वेक्टर हो सकता है। इसमें वॉल्यूम की बात करते हैं, 3D की बात करते हैं, प्लेन की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया भाई, एक मैट्रिक्स लिया n इंटू n ऑर्डर का और एक स्केलर लिया लेम्डा। अब हम कह रहे हैं एक जो x वेक्टर है, वो जो x वेक्टर है वो x वेक्टर आइगन वेक्टर हो सकता है तब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ax इज इक्वल टू लेम्डा x। अगर ये वेक्टर x वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये x वेक्टर क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा। ये वेक्टर क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा। अब यहां पे 2 कंडीशन अराइज होंगी। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो x वेक्टर था, x वेक्टर को जब आप a के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो ax आया ये भी आपका एक वेक्टर आया। क्या कंडीशन अराइज होगी ax वेक्टर की कि भाई यहां पे मान लो जो ये जो x वेक्टर था इसके डायमेंशन क्या थी, ये x है, ये y है। मान लो आपकी ये जो x वेक्टर था ये वेक्टर था x, ये, और जो ax वेक्टर आया, मान लो ये वेक्टर आ गया ax। क्या ये एक दूसरे के साथ कोलिनियर वेक्टर हैं? नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि मान लो आपने एक्स वाई सिर्फ लिया, एक्स वाई प्लेन लिया और यहाँ पे ये एक्स वेक्टर आया, एक्स वेक्टर, और ये जो ए एक्स वेक्टर आया इसी के साथ कोलिनियर वेक्टर आया, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में भी आ सकता है माइनस ए एक्स। बात समझ में आई? क्या समझ में आई कि ए एक्स जो है एक वेक्टर है और इस वेक्टर से 2 कंडीशन अराइज हो गई। पहली ये कि ये वेक्टर जो है एक्स वेक्टर से डिफरेंट हो, डिफरेंट डायरेक्शन हो, डिफरेंट प्लेन में हो। दूसरी ये हो सकती है कि इसी प्लेन में हो, इसी लीनियर डायमेंशन में हो, इसका मतलब कोलिनियर हो। तो ध्यान से समझना, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करेगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब कि x वेक्टर और ax वेक्टर कोलिनियर होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, लेकिन होने एक कोलिनियर ही चाहिए। ठीक है, एक ही लाइन में होने चाहिए, तभी ये कंडीशन ax इज इक्वल टू लेम्डा x सेटिस्फाई करती है। अगर वो अलग अलग डायरेक्शंस में हैं तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो ध्यान से समझना, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये छोटा सा डिफरेंस नहीं पता होता। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये जो कंडीशन आएगी ये आएगी x, यहाँ पे जो x डिनोट कर रहा है वो कर रहा है आइगन वेक्टर, और यहाँ पे ये जो लेम्डा है ये क्या कर रहा है, आइगन वैल्यूज की। ये क्या है, आइगन वैल्यूज है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना कि इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? इसी इक्वेशन को बढ़ाते हैं। कैसे? ax इज इक्वल टू लेम्डा x आपके पास आया। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो x क्या हो जाता है, आपका आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर हो जाता है।
और ये लेमडा क्या हो जाती है, आइगन वैल्यूज हो जाती हैं, आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। ये चीज़ें अभी लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। इसके बाद क्या है कि अगर मैं आपको ax माइनस लेमडा एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। x को यहाँ पे क्या कर दो, चाहे 0 कर दो, चाहे अभी एक स्टेप और ले लो। मुझे बताओ कि a जो है एक मैट्रिक्स है और लेमडा क्या है, लेमडा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या एक मैट्रिक्स से एक स्केलर क्वांटिटी को घटाया जा सकता है? नहीं घटाया जा सकता। इसलिए हम लेमडा के साथ i भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। i का मतलब क्या होता है, 1 0 0 1। जब हम 2 × 2 की क्रॉस मैट्रिक्स ले रहे हैं, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई अगर कोई वैल्यू है बहुत बड़ी वैल्यू, उसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी वैल्यू हो x × 1 इज इक्वल टू x, मतलब कि अगर लेमडा के साथ हमने i को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन हमें एडवांटेज क्या मिल जाएगा कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को घटाएंगे तो ये हमारी जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी रिक्वायरमेंट हमारी। ठीक है, तो हमने क्या किया, a माइनस लेमडा आई कर दिया। अब क्या है, a माइनस लेमडा आई एक वो हो गया, क्या नाम, मैट्रिक्स हो गई। और x वेक्टर को अगर हम इधर ले गए तो ये 0 हो जाएगा। अभी के लिए हमारे पास एक इक्वेशन क्या आई कि ये अगर हमने यहाँ पे ये फाइनली हमारे पास इक्वेशन आई जब हमने यहाँ पे लेमडा आई को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, a माइनस लेमडा आई। अब a माइनस लेमडा आई एक मैट्रिक्स है और a माइनस लेमडा आई का अगर हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस यहाँ से जो इक्वेशन आएगी उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या कहलाएंगे, आइगन वैल्यूज। रूट्स क्या कहलाएंगे, आइगन वैल्यूज देते हैं हमको। ये जो रूट्स देंगे ये क्या देंगे हमें, आइगन वैल्यूज देंगे। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ में अच्छे तरीके से चीज़ें आ जाएंगी आपके। क्या है कि हमने इस कंडीशन से कुछ एक इक्वेशन निकाली, उस इक्वेशन को हमने दे दिया नाम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो हमें रूट्स मिले वो रूट्स हमें क्या देंगे, आइगन वैल्यूज देंगे। किसके, इस ए मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज। अगर आपसे पूछता है कोई कि भाई इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होगी, तो आप ये कंडीशन अप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हमने मैट्रिक्स ले लिया -4 2 4 3 की। ठीक है, अब हमें इसको निकालना है, इसकी क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज। हमने क्या बताया था, आपको अप्लाई करना है a माइनस लेमडा आई और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि a माइनस लेमडा आई अगर मैं अप्लाई करता हूं तो a माइनस लेमडा आई, a क्या है, -4 4 2 3, a माइनस लेमडा आई मतलब अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, क्योंकि ये 2 × 2 का मैट्रिक्स था तो हम 2 × 2 की मैट्रिक्स लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो -4 2 4 और 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, लेमडा को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा 0 0 लेमडा। क्लियर है, एक स्टेप और जाते हैं तो यहाँ से -4 में से माइनस लेमडा घट जाएगा, सारी वैल्यूज में से ये इसको घटा देंगे इस मैट्रिक्स को, तो फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी, 4 माइनस लेमडा 2 4 और 3 माइनस लेमडा। ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आई, ये मैट्रिक्स आई a माइनस लेमडा आई की मैट्रिक्स, a माइनस लेमडा आई की मैट्रिक्स। तो जरा ध्यान से समझो कि ये जो a मैट्रिक्स थी और a माइनस लेमडा आई की मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस लेमडा हो गया है। किस में, डायगोनल एलिमेंट्स में।
डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस लेमडा हो गया है, बाकी की मैट्रिक्स वही है। इसका मतलब माइनस लेमडा किसमें करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो अगली बार आप इतना बड़ा स्टेप नहीं लेंगे, अगली बार आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस लेमडा कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स में आप माइनस लेमडा कर देंगे, तो आपके पास वो मैट्रिक्स निकल के आएगी ए माइनस लेमडा। क्लियर है? तो ये इतना बड़ा आपको स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से समझो, अगर मैं ए माइनस लेमडा आई करता हूं, अब इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, -4 माइनस लेमडा, उसके बाद इंटू 3 माइनस लेमडा -8 इज इक्वल टू 0। यही होगा इसका डिटर्मिनेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में करके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके -4 इंटू 8, सॉरी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब क्या हो जाएगा, यहां से -12 प्लस 4 लेमडा -3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा ये, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -20 इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर आप लेमडा निकालेंगे तो आएगा -5 एंड 4। लेमडा की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -5 एंड 4, जो आपके लेमडा के रूट आएंगे, जो इस इक्वेशन के रूट आएंगे, इस a माइनस लेमडा आई के जो रूट आएंगे वो आएंगे -5 और 4, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज आई, ये वैल्यू क्या कहलाएंगी, आइगन वैल्यूज। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर वो आइगन वैल्यूज पूछता है तो आप a माइनस लेमडा आई में उसको कन्वर्ट करके उसको उसका डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे और वहाँ से आइगन वैल्यूज आपके सामने निकल के आ जाएंगी। अब इसमें क्या है कि बहुत से और तरीके हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे और भी आसानी से आइगन वैल्यूज निकल सकती हैं। जैसे 2 3 5 है, बाकी की चीज़ें क्या होंगी, 0 होंगी। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, या इसमें क्या है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट ही इसकी क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। ये जो अगर मैं बात करूं तो इसकी लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 होगा, लेमडा 2 इज इक्वल टू 3 होगा, लेमडा 3 इज इक्वल टू 5 होगा। इसमें यही डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके क्या हो जाते हैं, आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये लेमडा 1 इज इक्वल टू -5 था, लेमडा 2 इज इक्वल टू 4 था, वैसे ही ये लेमडा 1 लेमडा 2। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि मान लो आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ कि वो चाहे 1 2 3 4 5 6 4, ये 0, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं जब ये ट्रायंगल अपर वाला बने, बाकी के नीचे एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर ये हो जाए 1 2 3 4 5 6, बाकी के एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब लोअर अगर ट्रायंगल बन रहे हैं या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, आप जानते हैं, तो इनमें क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यूज डायरेक्टली इसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। मतलब लेमडा 1 इज इक्वल टू 1, लेमडा 2 इज इक्वल टू 2, लेमडा 3 इज इक्वल टू 3। तो दो केसेस हैं, पहला अगर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही उसके आइगन वैल्यूज हो जाती हैं, पहली चीज। तो ध्यान से समझना, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जो आइगन वैल्यूज की एडिशन होगा, जो भी आइगन वैल्यूज का सम होगा, जैसे आपके पास यहाँ पे आइगन वैल्यूज कितना आया, -5 और 4 आया था। तो ध्यान से समझना, कह रहे हैं कि आइगन वैल्यूज का जो सम होता है वो इक्वल टू होता है इसके ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके जो किसी भी मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका एडिशन, उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये है कि अगर जो आइगन वैल्यूज का सम है उस मैट्रिक्स के ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब -4 + 3 कितना होगा, -1 ना। और आपके पास ये लेमडा 1 लेमडा 2 कितना आया था, -5 + 4 इज इक्वल टू कितना होगा, -1। बात समझ में आई? किसी भी मैट्रिक्स के लिए अप्लाई है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑब्वियसली।
जो क्या होता है कि आइगन वैल्यूज का एडिशन जो होता है, आइगन वैल्यूज का जो एडिशन होता है वो होता है ये जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के समेशन के बराबर। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन होता है, λ1 इंटू λ2, ये जो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन होता है ये क्या होगा, -5 इंटू 4, ये इक्वल टू होता है ये क्या नाम, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। बात समझ में आई? दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि जो सम होता है इनका वो क्या होता है, इनके डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों डायगोनल एलिमेंट ये जो आपके पास आइगन वैल्यूज है इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, किसी उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। इस मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया, -20। इसका डिटर्मिनेंट जरा निकाल के बताओ मुझे, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -12 4 इंटू 8 कितना होगा ये, -20। बात समझ में आई? आप इसका प्रूफ भी देख रहे हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के लिए। ठीक है। तो अब हम इसी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे। हम आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे। आपके पास क्या रूट्स आए भाई, -5 और 4, ये क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। क्या आया आपके पास, -5 एंड 4। अब इनमें से क्या करो, दोनों में से एक चीज ले लो, चाहे -5 ले लो चाहे 4 ले लो, -5 ले लो चाहे 4 ले लो। क्लियर है? मैं लेता हूं λ1 = -5। अब इसको अप्लाई करो इसमें, इस इक्वेशन में a माइनस λi में अप्लाई करो इसको। a माइनस λi में जब आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास मैट्रिक्स a माइनस λi कितना था, 4 माइनस λ 2 4 3 माइनस λ, यही था। ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैट्रिक्स है a माइनस λi की मैट्रिक्स। अब a माइनस λi की मैट्रिक्स है तो इसमें आपने एक रूट रख दिया, λ1 = -5, मतलब मान लो आपने λ1 अभी लिया हुआ है तो यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, -4 माइनस प्लस हो जाएगा 5 2 4 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 5। क्लियर है? यहाँ से क्या आएगी आपके पास मैट्रिक्स, ये आएगी 1 2 4 एंड 8 की, ये मैट्रिक्स आएगी। अब मुझे बताओ कि आपके पास एक इक्वेशन आई थी ax = λx। क्लियर है? ax = λx आई थी, जब आपने x कॉमन लिया था तो a माइनस λi आया था =0, ये आया था। यहाँ पे ये क्या थी, a माइनस λi मैट्रिक्स थी और x वेक्टर था। क्लियर है? अब आपको इसी कंडीशन में आपको लाना है, मान लो ये सेकेंड इक्वेशन थी तो सेकेंड इक्वेशन के टर्म में लाना है। ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैट्रिक्स है ये a माइनस λi। अब इसके साथ क्या कर देना है, x वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप x वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो x1 x2 है x वेक्टर, इसको इसके मल्टीप्लिकेशन में ये चीजें क्या आ जाएंगी, ये रो ये कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब x1 + 2 x2 = 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल है। ठीक है? अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 4x1 + 8x2 = 0। आपके पास दो इक्वेशंस आई जब आपने a माइनस λi को x के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालना है तो भाई आइगन वेक्टर की चर्चा करनी पड़ेगी, आइगन वेक्टर को उसमें लाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये जो x वेक्टर होगा, ये वेक्टर कौन सा होता है, आइगन वेक्टर होता है, जब वो कोलिनियर हो x और ax। क्लियर है? दो इक्वेशन आई, फर्स्ट और सेकंड। अब आप क्या काम करो, अब इसमें एक काम करो ये कि भाई ये जो x1 है इसको k मान लो, लेट x1 = k। अगर यहाँ पे k की वैल्यू रखते हो तो k + 2 x2 = 0, तो x2 = क्या आ जाएगा, -k/2 आ जाएगा। तो ये जो आइगन वेक्टर आया, x वेक्टर आया, ये इसकी वैल्यू क्या थी, x1 x2 थी। अगर मैं x1 की वैल्यू रखता हूँ k, तो x2 की वैल्यू क्या है, -k/2। क्लियर है?
माइनस के बाई 2 है, तो यहां से क्या करो, आप के को कॉमन ले लो। के को अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या आ जाएगा, ये के को अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2। देखो यहां से ध्यान से समझो, ये जो वेक्टर आया, ये जो कॉमन आता है, ये आता है आइगन वैल्यू कहलाता है। यही आपकी आइगन वैल्यू होती है। और क्या होता है, ये जो आया ये आपका आइगन वेक्टर होता है। अब इस आइगन वेक्टर को दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला ये कि अगर मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे दोनों मेंबर्स में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये -1, ये आ जाएगा आइगन वेक्टर। और यहाँ पे क्या आ गया, के। तो यहाँ से एक बात पता चली कि भाई किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो इन्फिनेटिव हो सकते हैं। पहला वेक्टर क्या आया, x1 इज इक्वल टू क्या आया, 2 - 1, एक वेक्टर आया। जब आपने λ1 इज इक्वल टू क्या रखा था, -5। अब आप क्या कर रहे हो, रखो λ इज इक्वल टू 4 रख के देखो, λ इज इक्वल टू 4 रख के देखो क्या आएगा। λ इज इक्वल टू 4 रख के देखोगे तो -4 - 4 2 4 और 3 - 4 ये आएगा मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स किस में होगा, -8 2 4 -1। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे, x1 और x2 को मल्टीप्लाई करोगे, x1 और x2 को। यहां से आपके पास क्या निकल के आएगा, -8x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, -4x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं x1 इज इक्वल टू के मान लेता हूं तो x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x2 इज इक्वल टू 8k और x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4k। x2 इज इक्वल टू 4k आ जाएगा। तो भाई आइगन वेक्टर दूसरा क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू ये आएगा कि अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये आएगा 1 और 4, ये दूसरा आइगन वेक्टर आएगा। ध्यान से समझना, ये जो दूसरा वेक्टर आया, अब इसको मैं xy के प्लेन पे रिप्रेजेंट करता हूं। दो वेक्टर आए दोनों आइगन वैल्यूज के, ध्यान से समझना, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलने वाला है। दो आइगन वैल्यूज थी, दो वेक्टर आपके पास आए। जब मैं xy प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट करता हूं, x और y प्लेन पे, तो क्या हुआ, एक वेक्टर आया 2 - 3। 2 मतलब x जो है पॉजिटिव है, y जो है -1 है। ये कहीं यहीं पे पॉइंट होगा 2 और -1 का, y माइनस में है, 2 पॉजिटिव है। एक वेक्टर ये आया 2 - 1 का, ये x1 वेक्टर है। दूसरा वेक्टर क्या आया, 1 4 का। मान लो x 1 है और y 4 है, तो भाई दूसरा वेक्टर कहाँ होगा, ये होगा x2। ये क्या आया, 1 4 वेक्टर आया। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं, जैसे आइगन वैल्यू आपके पास क्या थी, λ1 इज इक्वल टू -5, λ2 इज इक्वल टू 4। अगर वैल्यूज डिफरेंट हैं, मतलब डिस्टिंक्ट हैं, जैसे -5 -4 है, ये इक्वल नहीं है। मान लो इसकी वैल्यूज, मान लो एक वैल्यू होती λ1 इज इक्वल टू λ2 इज इक्वल टू 2, कुछ भी एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मान लो वो होती तो यहाँ पे क्या होती, इक्वल होती। ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं है। अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो उसके आइगन वेक्टर भी अलग अलग होते हैं। क्लियर है, तो मतलब दो आइगन वैल्यूज हैं तो उसके दो आइगन वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि क्या ये दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है ना, तो ये डिपेंडेंट तो है नहीं, तो ये आइगन वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहां से एक लाइन निकाल के नोट लिख लेना, n × n ऑर्डर की एक क्रॉस मैट्रिक्स है आपके पास, उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो उसमें जो होगा n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। क्लियर है, लेकिन मान लो आपके पास λ1 1 है, λ2 जो है ये भी 1 है और λ3 क्या है, 2 है।
तो ध्यान से समझना इस केस में क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। भाई λ2 तो अलग है, तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा, लेकिन इस दोनों में 2 भी हो सकता है और 2 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे केसेस अलग हो जाएंगी, इसे सेम होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके पास 4 -4 4 3 और 2 था, ये मान लो आपके पास मैट्रिक्स था। यहां से आपके पास आइगन वैल्यूज आई थी -5 और 4 की। मान लो आपके पास मैट्रिक्स की जो आपके पास आइगन वैल्यूज आती हैं 1 1 आती हैं, मान लो दोनों इक्वल है। तो इक्वल वैल्यूज हैं अगर, तो इसका जो अगर आपको पता करना है कि कितने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, तो भाई इसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे उसको निकालने का तरीका है n-r। n क्या है? n है इसका ऑर्डर और रैंक है इसकी क्या है, n- ये जो है a माइनस लेमडा आई की रैंक। r क्या है, a माइनस लेमडा आई की रैंक कितनी है। मतलब कि a माइनस ये a मैट्रिक्स था, अब इसमें लेमडा को घटा दोगे तो उसकी जो रैंक आएगी उसकी रैंक को आप क्या करो, n इसके ऑर्डर से घटा दो, तो वो क्या आएगी, ये क्या देगा, ये देगा आपका नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। इंडिपेंडेंट वेक्टर किस केस में ये करेंगे, जब आपके पास आइगन वैल्यूज सेम आ जाए। क्लियर है? सबसे पहले ये समझ लो कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर होते क्या है। पहली बात तो आपने समझ लिया कि आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यूज होती क्या है, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी आपने देख लिया है। अब लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर देख लो। देखो अगर मैं, पहली केस ये है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट की, लीनियरली क्या है, मान लो डिपेंडेंट की केस देखते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कौन से हैं, मान लो आपके पास वेक्टर है v1 v2 v3 v4, कई वेक्टर्स हैं, मान लो आपके पास वेक्टर्स का सेट है। ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट कब कहलाएगा, जब इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ इसका एडिशन किया जाए। जैसे c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 प्लस c4 v4 इज इक्वल टू 0 हो जाए यहाँ पे, तब जब c1 c2 c3 एंड c4 जो हैं सारे 0 ना हो, ऑल नॉट 0। अगर ये जो c1 c2 c3 c4 ये जो सारे हमने कांस्टेंट लिए हैं, ये स्केलर कांस्टेंट्स अगर सारे 0 नहीं हैं तो भी इस इक्वेशन को 0 बना दे रहे हैं, तो ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पे c1 c2 c3 c4 ऑल 0 हो जाएं, ऑल 0 हो मतलब कि इसको 0 होना तय है, इस इक्वेशन को ये ऑल 0 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल एक दो हैं जो गेट में आए हुए हैं, तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताऊंगा। देखो आपके पास एग्जाम्पल है cos 2x sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का। अब देखो वो जो वेक्टर की बात थी वो फंक्शंस में भी अप्लाई होगा कि लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन है कि इंडिपेंडेंट फंक्शन है। देखो ध्यान से, cos 2x जो है, मैंने क्या बताया था कि भाई जब c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस सो ऑन, अगर यहाँ पे c1 c2 सारे जो हैं 0 ना हो, जब अगर ये 0 ना हो तो क्या होगा, ये डिपेंडेंट होगा। अगर ये 0 हैं सारे तो इंडिपेंडेंट होगा। मान लो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स लेते हैं। देखो ये तो फंक्शन आपके पास दिया हुआ था, ये गेट 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, 13 का क्वेश्चन है। इसमें इसको हमने इसलिए लिया है कि ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो cos 2x को क्या लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिखा जा सकता है। प्लस इसको फंक्शन को ऐड करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे c1 है, यहाँ पे c2 है, यहाँ पे c3 है, यहाँ पे c4 है।
अब क्या किया आपने भाई, C1 1 ले लिया, C2 1 ले लिया है, C3 1 ले लिया है और C4 भी -1 ले लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, C1 C2 कुछ भी ले लो। क्या है कि C1 C2 C3 सारे जीरो नहीं होने चाहिए। अगर सारे जीरो नहीं है तो वेक्टर क्या हो जाएंगे, सारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो जाएंगे। तो मुझे बताओ कि अगर मैं C1 1 ले लेता हूं तो ये, और ये C2 ये C4 जो है -1 ले लेता हूं तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे 1 1 लिया था तो ये जीरो हो जाएंगे। तो मतलब ये कंडीशन इज इक्वल टू जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे C1 C2 C3 की जो वैल्यूज थी C4 की वो जीरो नहीं थी, ऑल नॉट जीरो। तो ये वेक्टर्स का जो सेट होगा, ये जो फंक्शन का सेट होगा वो सेट क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन का सेट। ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम समझते हैं, अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में समझना है तो एक चीज़ ये भी समझ लेना कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, सॉरी ये अगर जीरो हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेक्टर। मतलब कि इस मैट्रिक्स में सारे वेक्टर्स होंगे, सारे वेक्टर्स v1 v2 v3, इन वेक्टर्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेक्टर। अब यहाँ पे अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट जीरो हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। समझ में आई बात। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की केसेस भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। मुझे लगता है कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज से रिलेटेड इतना सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा अगर आपको आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपके वो डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है। थैंक यू।